हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंड में तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, है ना? वी वर्सेस टी वाला ग्राफ था। और प्रोसेस कुछ ऐसा था, है ना? वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा था? वॉल्यूम 5 लीटर से 15 लीटर जा रहा था। एंड टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन से 600 केल्विन जा रहा था ना? यही था ना? और 1 मोल दिया था एंड हमें वर्क डन निकालना था। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि अगर ग्राफ दिया हुआ है देन वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ओके, अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, इरिवर्सिबल नहीं हो सकता, बिकॉज इरिवर्सिबल का हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब यहां पर देखो, डब्ल्यू हमें निकालना है, तो डब्ल्यू इज माइनस ऑफ पी गैस डी। लेकिन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर डबल हुआ है तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हुआ है। ओके, टेम्परेचर डबल हो रहा है, वॉल्यूम 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली प्रेशर पर कांस्टेंट नहीं है। तो फिर कैसे करें? तो अगर तुम प्रेशर को लास्ट टाइम जैसे हमने क्वेश्चन में एनआरटी बाई वी किया था वैसे भी अगर करते हो तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें एनआरटी कांस्टेंट था तो उसको बाहर ले लिया था, बट अभी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो उसे बाहर भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पर क्या करना है यार, ये प्रेशर जो है इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेके आना है। तो कैसे लेके आना है? तो ये जो इक्वेशन, मतलब ये हमारे पास जो लाइन आ रहा है, जो प्रोसेस आ रहा है, इसका इक्वेशन क्या, पहले इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यार किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू t माइनस t1। यही, सॉरी, इंटू x माइनस x1। यही होता है ना इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का? होता ही नहीं होता? बताओ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होता है ना? नाउ हमने y एक्सिस पर लिया है वॉल्यूम एंड x एक्सिस पर लिया टेम्परेचर, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर करेंगे इसको। तो v माइनस v1 इज 5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 दैट इज 15 माइनस 5 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब t2 माइनस t1 दैट इज 600 माइनस 300 इंटू t माइनस t1 दैट इज 300। तो क्या है? तो दैट इज v माइनस 5 इज इक्वल टू, दिस इज 10 डिवाइड बाय 300 इंटू t माइनस 300। ओके, ये 1/30 हो गया। तो इसको ओपन भी कर सकते हैं हम चाहें तो। सो ओपन करेंगे तो दिस इज t/30 एंड माइनस 10 आई थिंक, यस माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि हमें प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना है। तो सबसे पहले तो ये जो टेम्परेचर वाला है ना, टेम्परेचर मतलब हमें इक्वेशन प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए। तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी है बट प्रेशर नहीं है ना, तो हमें इक्वेशन वॉल्यूम एंड प्रेशर के टर्म्स में चाहिए। तो वॉल्यूम ऑलरेडी है, प्रेशर नहीं है, तो ये टेम्परेचर है, इसके जगह में प्रेशर लिख देंगे यूजिंग एनआरटी, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या आएगा देखो, तो ये हमारे पास आया v माइनस 5 इज इक्वल टू क्या था? अब देखो ये जो 5 है, ये मतलब हमारे पास जो 10 है, माइनस 10 है, तो इसको भी अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? +10 एंड दैट इज इक्वल टू नाउ t डिवाइड बाय 30। नाउ दिस इज v प्लस 5 इज इक्वल टू t को क्या लिख सकते हैं? pv इक्वल टू एनआरटी से pv अपॉन n इज 1, है ना? तो ये आगे pv अपॉन 30 आर। ओके, pv इक्वल टू एनआरटी से हमने ये कर दिया। ना यहाँ से प्रेशर क्या आ गया देखो, तो प्रेशर इज 30 आर। ठीक है, ऑब्वियसली इस v को लेफ्ट हैंड साइड ले गए और इसको भी, है ना? तो 30 आर प्लस 150 आर बाई वी, यही होगा क्या? प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यही आया ना? देखो ध्यान से, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यही आया ना? नाउ अब हमें बस W निकालना है तो आ सकता है आराम से।
minus of P gas 3V. So minus of P gas is 30R plus 150R by V and dV. That is nothing but minus of 30R. 30R को हम बाहर ले सकते हैं. So dV इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? V1 से V2 मीन्स 5 लीटर से 50 लीटर. देन इसके बाद माइनस 150R. अब देखो ये सेकंड वाला पार्ट जो है क्या होगा? 1/V होगा ना, है ना? ठीक है. तो 1/V dV 150R को बाहर ले लिया. अगेन वॉल्यूम इज 5 to 15. सो क्या आया? लिमिट, अब देखो dV का इंटीग्रेशन इज V, है ना? तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V2 minus V1. सो माइनस 30R इंटू 15 minus 5 एंड यहाँ पर माइनस 50R. ये होगा अपने पास 1/V का इंटीग्रेशन ln V, है ना? सो ln of V2 by V1. तो ये हमारे पास आ जाएगा W. ओके. तो अगर हम फर्दर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है? देखो ये तो 15 minus 5 is obviously 10. So minus 300R. So W is equal to minus 300R. Then minus 150R ln V. So ln 3. So ln 3 को हम obviously log के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? तो it is 2.303 into 150R into log 3. So अब यहाँ पर R की वैल्यू हम जूल के लिए 25/3 ले सकते हैं. ग्राफ अर्सिल जैसा मैंने बताया हमेशा रिवर्सिबल का ही बनता है, इरिवर्सिबल का नहीं बनता. ओके. तो R को अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं? 25/3 जूल के लिए. 150R दैट इज 25/3 एंड log V जो है इसकी वैल्यू क्या बताई हमने? 0.48. ओके. सो W क्या आएगा? दिस इज माइनस 7500 जूल में आ गया. देन ये अपने पास 2.303 को 2.3 ले सकते हो. तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट है अपने पास 1380. सो W इज माइनस 8880 जूल. ओके. oh sorry, yeah, this should be 2500. Yeah. So it is minus 3880 जूल. ओके. क्लियर है सभी को? तो हमें वो जो इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन मतलब जो प्रोसेस दिया था उसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम करना था. देन ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेट करना था. यस बोलो. क्या आप फर्स्ट पेज जा सकते हो सर? यस श्योर श्योर. हाँ अभी देख लो तुम. मैंने पूरा सॉल्व कर दिया ना. 1 by 1 देख लो. यस सर आपने क्या बोला कि इरिवर्सिबल का ग्राफ बन सकता है और रिवर्सिबल का नहीं बन सकता? रिवर्सिबल का ग्राफ बनेगा, इरिवर्सिबल का ग्राफ नहीं बनेगा. सर एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या शॉर्ट में? एक्सप्लेन मतलब किसको? क्वेश्चन को? नहीं का ग्राफ नहीं बनेगा. लास्ट लाइन बताया था इरिवर्सिबल का ग्राफ इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो फास्ट प्रोसेस है. ठीक है. तो उसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम की रीडिंग नोट ही नहीं कर पाएंगे, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो ग्राफ के लिए हमें स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट ही पता चलेंगे, बीच वाले पॉइंट नहीं पता चलते, है ना? यस सर समझ. यस बोलो. हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन और मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में मतलब डिफरेंस क्या है? क्योंकि डिफरेंट मेथड से किया है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते. नहीं, लास्ट वाला में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट. समझ आया? तो जब तुम प्रेशर को अगर यहाँ पर तुम nRT by V सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, देन तुम T को बाहर नहीं ले सकते थे. बट लास्ट वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट था, दैट्स व्हाई हमने T को बाहर ले लिया. सो बेसिकली ये जो
प्रोसेस है, इसका हमें इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट पेज हो गया सबका? हो गया सबका ये वाला पेज? हो गया सबका ना? तो ये हमारे पास था वर्क डन। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर हीट। तो हीट जो है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं या कैपिटल क्यू से भी। तो व्हाट इज हीट? तो देखो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वो क्या है? हीट है। तो एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग
ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज हीट। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्या है, हीट है। इसका साइन कन्वेंशन अगर हम देखें तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है, अगर सिस्टम से सराउंडिंग में गया तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हीट ट्रांसफर कहां से क्या हुआ, सिस्टम से सराउंडिंग में हुआ तो नेगेटिव, और सराउंडिंग से सिस्टम में हुआ तो पॉजिटिव। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग क्या लेंगे, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गया तो नेगेटिव। ठीक है, एंड सराउंडिंग से सिस्टम में आया तो पॉजिटिव। ठीक है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास हीट का साइन कन्वेंशन।
Okay, so this is sign convention. No grease. तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म और होती है मोलार हीट कैपेसिटी। तो मोलार हीट कैपेसिटी जो है इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी? तो हम 1 मोल सब्सटेंस को कितना हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाए, या हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ओके, तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? मोलार हीट कैपेसिटी होगा। यस, तो ये सब डेफिनेशंस में हम लोग इक्वल अल्टीमेट टर्म से सब बिल मान रहे हैं सॉरी क्या आवाज कि नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? सर प्रेशर वॉल्यूम और सबको हम लोग वेरिएबल मान रहे हैं क्या कि कांस्टेंट भी किसी को रख रहा है? मतलब हेलो, एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब वेरिएबल मतलब ऑब्वियसली वो तो चेंज होते रहते हैं ना। बिल्कुल। नहीं जैसे पिछले चैप्टर हम लोग कोई कोई केसेस में कोई चीज को कांस्टेंट रख देते हैं, मतलब कभी रख देते हैं या कभी कभी टी को कांस्टेंट रख देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पर मतलब सब वेरिएबल रहेंगे ना बस। यस यस, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, गैस के लिए 3 ही चीज है और तीनों को हम वेरिएबल ही बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को। उसमें यस समझ। वो कंडीशन हो सकती है, अलग अलग कंडीशन जरूर आ सकती है कांस्टेंट रखने की, बट ऑल दीज आर वेरिएबल। ओके, सो हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस जो है क्या है, वो हो गया मोलार हीट कैपेसिटी। नाउ अब देखो हमारे पास अगर 1 मोल सब्सटेंस है, चलो n मोल सब्सटेंस है, ठीक है, हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसका n मोल है और वी आर गिविंग q हीट टू इट, हीट गिवन इज q, एंड उसकी वजह से इसका टेम्परेचर मान लो डेल्टा t इंक्रीज हो गया। ओके, सो मोलार हीट कैपेसिटी क्या आ सकता है? n मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा t इंक्रीज हो गया जब हमने उसको q हीट दिया। तो देखो डेल्टा t इंक्रीज हुआ है कितने हीट से? q हीट से। तो 1 डिग्री कितने से इंक्रीज होगा? 1 डिग्री के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? q बाय डेल्टा t, है कि नहीं? ठीक है, ये क्लियर है सभी को? डेल्टा टी टेम्परेचर देने पर, मतलब सॉरी क्यू हीट देने पर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा, या हम बोल सकते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर कब बढ़ा? जब हमने क्यू हीट दिया। तो 1 डिग्री टेम्परेचर कब बढ़ेगा? तो हम कितना हीट देंगे? क्यू बाय डेल्टा टी। ओके, तो लेकिन ये हमने कितने को दिया? एन मोल को दिया। ठीक है, ये हमने जो दिया ये किसको दिया? एन मोल को। तो अब देखो एन मोल का हमें हीट पता चल गया कि पर डिग्री के लिए कितना चाहिए, है ना? एन मोल्स को 1 डिग्री के लिए कितना हीट चाहिए? क्यू बाय डेल्टा टी चाहिए। तो 1 मोल को कितना चाहिए होगा? तो एन मोल्स को चाहिए क्यू बाय डेल्टा टी। तो 1 मोल को कितना चाहिए होगा बताओ यार? क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी चाहिए होगा कि नहीं? बोलो, एन मोल्स को कितना हीट चाहिए? क्यू बाय डेल्टा टी हीट चाहिए, है ना? अगर मुझे टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करना है तो एन मोल्स को कितना हीट रिक्वायर्ड है? क्यू बाय डेल्टा टी। तो 1 मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा? क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। ओके, सो दैट शुड बी मोलर हीट कैपेसिटी सी। ठीक है, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं? हीट गिवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, दैट शुड बी क्यू, सॉरी दैट शुड बी सी। तो यहाँ से हम क्यू को भी क्या लिख सकते हैं? क्यू को इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट क्यू एज
NC डेल्टा T। ओके, Q ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T इज हीट गिवन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई किया था। डेल्टा T टेम्परेचर इंक्रीज हुआ Q हीट से, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कितने से इंक्रीज होगा? Q बाय डेल्टा T से। ओके, यूनिटरी मेथड सिंपल। लेकिन ये हमने एन मोल्स की बात की है, ठीक है, ये किसके लिए? एन मोल्स के लिए। तो एन मोल्स का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कब हो रहा है? जब Q बाय डेल्टा T हीट दे रहे हैं। तो 1 मोल के लिए कितना हीट लगेगा? डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स और कर दो, है ना। तो Q बाय एन डेल्टा T इज मोलर हीट कैपेसिटी T। तो Q को क्या लिखा जा सकता है? Q कैन बी रिटन एज NC डेल्टा T। नो, जरूरी नहीं है यार, ऐसा जरूरी नहीं है। सी का यूनिट देख सकते हो ना भी, सी का यूनिट क्या हो गया? जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, जूल पर मोल पर केल्विन हो गया ना। हीट का यूनिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट डिवाइड बाय डेल्टा T का यूनिट। सो जूल पर मोल पर केल्विन। हो गया सबका? now देखो, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है, इसका कांस्टेंट वैल्यू रहता है।
क्योंकि जो भी सॉलिड है लिक्विड है उसमें जो हम हीट देते हैं वो ऑलमोस्ट सारी टेम्परेचर चेंज करने में ही यूज होती है, ठीक है, बट गैस के लिए ऐसा नहीं है। तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वैल्यू ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी इज यूनिक, या पर्टिकुलर सॉलिड या लिक्विड के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो मोलार हीट कैपेसिटी जो है यूनिक रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, बिकॉज मोर देन 99% of heat is used in temperature change. ठीक है, तो सॉलिड या लिक्विड के लिए क्या है, जो भी हम हीट देते हैं वो टेम्परेचर चेंज करने में यूज होती है, लेकिन गैस के लिए जो हीट है इट कैन ऑल्सो, but in the case of gas, heat given can also used in temperature and volume, sorry, can also used in pressure and volume change. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कि टेम्परेचर जब तुम चेंज करोगे तो या तो प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होगा, होगा ही नहीं होगा, बताओ, है ना। जस्ट अकेला टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो सकता है गैस के लिए। PV इक्वल टू nRT से अगर तुम देखोगे तो अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसकी वजह से प्रेशर या वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ गैस हीट गिवन कैन ऑल्सो यूज, कैन ऑल्सो चेंज प्रेशर एंड कैन ऑल्सो चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोलार हीट कैपेसिटी है वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। प्रोसेस का मतलब कि हम जो हीट दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, वो कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए हीट दे रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए हीट दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर molar heat capacity of gas depends upon process through which state of system is changed। ठीक है, तो किस प्रोसेस के थ्रू सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है उस प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा अपने पास मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो सॉलिड या लिक्विड के लिए पर्टिकुलर सॉलिड या पर्टिकुलर लिक्विड का कांस्टेंट वैल्यू होगा मोलार हीट कैपेसिटी का, लेकिन गैस के लिए ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर गैस है, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस है, तो उसका मोलार हीट कैपेसिटी नॉट कांस्टेंट, उसका कांस्टेंट प्रेशर पर अलग मोलार हीट कैपेसिटी होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग मोलार हीट कैपेसिटी होगा, ओके। तो हमें वही देखना है कि हमारे पास मतलब कांस्टेंट क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, ठीक है। तो गैस के लिए उस सब पे भी डिपेंड कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई अब जब सी जो है मोलार हीट कैपेसिटी ऑब्वियसली अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा, तो हीट भी हम बोलेंगे अलग अलग होगा। तो अब यहाँ पर क्यू क्या लिख सकते हैं, तो क्यू कैन बी रिटन एज एन सी प्रोसेस, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस का मोलार हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट, सो एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। तो गैस के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, और मेनली हम गैस को ही कंसिडर करते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स में मेनली गैस की ही बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड की बहुत कम करेंगे, ठीक है। सो हीट जो है उसको हम लिख सकते हैं एन सी प्रोसेस डेल्टा टी, या अलग अलग प्रोसेस का मोलार हीट कैपेसिटी अलग अलग है तो हीट अलग अलग होगा, ओके। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो हीट है इट इज
विच फंक्शन, इट इज पाथ फंक्शन, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस का हीट क्या आएगा, अलग अलग आएगा. ओके, so that is heat is path function. ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं. यस, हीट की वजह से भी वर्क आ सकता है, मतलब हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है दिव्या, ऐसे हम बोल सकते हैं. हीट गिवन जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. Q is equal to NC process delta T. NC process. C process is molar heat capacity of process. अर्सिल, हमने ये बोला है कि गैस के लिए जो हीट हम देंगे वो टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है. देखो टेम्परेचर चेंज करेगा ही, बट टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर और वॉल्यूम कोई ना कोई तो चेंज होगा ही ना, है कि नहीं. अगर टेम्परेचर चेंज करे तो P इक्वल टू एनआरटी से ऑब्वियसली प्रेशर या वॉल्यूम कोई ना कोई चेंज होगा ही. ओके, तो यहाँ पर मोलार हीट कैपेसिटी जो है वो अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग आएगा. ठीक है, क्योंकि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देंगे तो उसका अलग मोलार हीट कैपेसिटी होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंट हीट दी जाएगी. तो कांस्टेंट प्रेशर पर सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अलग हीट दी जाएगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अलग हीट दी जाएगी. ओके, दैट्स व्हाई अलग अलग प्रोसेस का मोलार हीट कैपेसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा. या अलग अलग कंडीशंस पर गैस के लिए अलग अलग मोलार हीट कैपेसिटी आएगा. ओके, इसलिए हम बोलेंगे सी प्रोसेस दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस विल डिपेंड अपॉन प्रोसेस. नो नो, उसको हम मतलब सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह के लिए तो वी नेग्लेक्ट द एक्सपेंशन ना. सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह के लिए उस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे हम. फिजिक्स में ऑब्वियसली विल टेक, है ना. फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा ऑब्वियसली एक्सपेंशन होता है, बट यहाँ पर उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे. बोलो. यस, अंशुल आवाज नहीं आ रही, बोलो. हेलो सर. यस, हेलो अंशुल, आवाज नहीं आ रही है. बोलो. आवाज नहीं आ रही है, चैट पे बता दो क्या डाउट है अंशुल. बोलो. सर वो दैट इज हीट इज व्हाट फंक्शन लिखा है, मतलब बीच में क्या है? हीट कहाँ लिखा है? लास्ट सेंटेंस है ना, दैट इज ग्रीन में आपको लिखा है सर. पाथ फंक्शन. हीट इज पाथ फंक्शन ना, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हीट होगा. ओके, सो दैट इज हीट इज पाथ फंक्शन. यस, बोलो. सर ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और अगर दोनों प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखे तो फिर सी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो P इक्वल टू एनआरटी से बाकी चीजें कोई ना कोई तो चेंज होगी ना यार, ऐसा कैसे हो सकता अच्छा है जस्ट टेम्परेचर चेंज हो. अच्छा, कुछ तो चेंज होगा. ओके. मतलब P इक्वल टू एनआरटी से अगर तू एक तूने एक वेरिएबल चेंज किया तो उसके वजह से कोई दूसरा भी तो वेरिएबल आएगा ही ना जो चेंज होना चाहिए, है कि हाँ, नहीं? बाकी सब कांस्टेंट नहीं रख सकते. ओके.
देख लिया सबने? तो ये हमारे पास हो गया हीट। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहां पर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है इसको हम यू से या फिर ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू है ना, वी नहीं है, दिस इज यू। तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? तो देखो गैस की किसी भी पॉइंट पर जो एनर्जी होगी दैट इज इट्स इंटरनल एनर्जी। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो सिस्टम स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो जैसा हमारे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का जो एनर्जी होगा दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या क्या एनर्जी आ सकता है, ठीक है? तो देखो उस पॉइंट पर हमारे पास जैसे गैस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है, वाइब्रेशनल भी आ सकती है ना। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है? सिमिलरली बॉन्ड एनर्जी वगैरह भी आ सकती है। ओके, सो बहुत सारी हमारे पास एनर्जी हो सकती है। तो सभी एनर्जी का जो सम है इट इज इंटरनल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सा हो गया? ट्रांसलेशनल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, रोटेशनल हो गया, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अलग अलग टाइप की हो सकती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आ सकता है पर्टिकुलर पॉइंट पर, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी आ सकता है। ओके, तो ये हमारे पास बहुत सारी पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी हो सकती है। तो इस सभी एनर्जी का जो सम है वो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी होगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी टर्म्स हैं, तो सभी का वैल्यू एग्जैक्टली निकाला नहीं जा सकता यार। दैट्स व्हाई हम यू का भी एब्सोल्यूट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो कभी भी यू या फिर ई की एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जाती, ठीक है? चेंज इन यू या चेंज इन ई निकाला जाता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो अभी हम बता देंगे आगे तुम्हें, ठीक है? अभी हम बताते हैं कि कैसे वो निकाल सकते हैं, आगे बताएंगे। तो यू नहीं निकाल सकते, डेल्टा यू निकाल सकते। कंसोल ऐसा थोड़ी है भाई, कुछ है मतलब ऐसा क्या है? इंटरनल एनर्जी कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब समझा नहीं मैं। अंशुल वो फिजिक्स वाले सर से ही पूछना है यार, फिजिक्स में सर ने पढ़ाया तो फिजिक्स वाले सर से ही पूछना है उसके बारे में। मुझे नहीं पता वो सर किस रेफरेंस में बोल रहे होंगे।
ओके अर्णव, हो गया सबका? तो आगे चलते हैं। तो हम बता रहे थे कि हम यू नहीं निकाल सकते, डेल्टा यू निकाल सकते हैं। तो लिखवा देते थे एक बार वो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी लिख देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी जो कि क्या है, यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि क्या हो गया, डेल्टा यू हो गया, ठीक है। डेल्टा ई और ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मेनली हम यू और डेल्टा यू लेंगे। तो बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। ओके, और इसके लिए हम फर्स्ट लॉ यूज करते हैं निकालने के लिए। डेल्टा निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नेक्स्ट वही हम लेने वाले हैं, लिख लो पहले। श्रेयंश यार, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में हमारे पास काफी ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। ओके, बहुत सारे ऐसी एनर्जी है जिनको हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाते। दैट्स व्हाई ऑब्वियसली उनका सम कैसे निकाल पाएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी को हम नहीं निकाल पाएंगे तो सम भी नहीं निकाल पाएंगे।
हो गया सबका? तो नेक्स्ट हम यहां पर लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? तो इट इज एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ आल्सो, है ना? इसको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोला जा सकता है। तो ये क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed it can be converted from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है बट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आल्सो। तो देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास मान लो एक कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी मान लो U1। फिर हमने क्या किया, इसको मतलब इस पे हमने W वर्क किया एंड इसको Q हीट दिया। तो ऐसा करने पर मान लो इसका इंटरनल एनर्जी हो गया U। ठीक है, ऐसा करने पर इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? U2 हो गया। तो नाउ U1 पहले से उसका इंटरनल एनर्जी था, W उस पे वर्क कर दिया ना, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है ना, W उस पे वर्क कर रहे हैं ना, हमने ऐसे एरो बनाया मतलब कि हम ऐसा बोल रहे हैं इस पे वर्क किया जा रहा है, तो कंप्रेस होगा, मतलब ऐसा ये बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली प्लस W। इसके अलावा Q इसको हमने क्या कर दिया? हीट दे दिया। तो हीट गिवन टू सिस्टम है तो ये भी पॉजिटिव। तो अभी ये हमारे पास मिला के क्या होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू U2, क्योंकि अभी इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? U2 हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या आएगा? इट इज Q प्लस W। व्हाट इज U2 माइनस U1? इट इज नथिंग बट डेल्टा U। सो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? Q प्लस W। सो दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ रहा है? Q प्लस W आ रहा है। ओके, तो ये हमें इक्वेशन से मतलब डेल्टा U का वैल्यू मिलेगा। U जैसा हमने बताया कि एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते बट डेल्टा U निकाल सकते। ठीक है, तो डेल्टा U हमें यहाँ से मिलेगा Q प्लस W से। फिजिक्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है थोड़ा डिफरेंट है, वहां पर Q माइनस W है। ओके, फिजिक्स में Q माइनस W पढ़ोगे और वहां पर माइनस Q माइनस W क्यों है? क्योंकि हम बात करें सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, फिजिक्स में बात करते हैं सिस्टम के रेस्पेक्ट। यस बोलो। यस सर। सर यहाँ पे U2 सराउंडिंग का पोटेंशियल, सराउंडिंग एनर्जी और U1 सिस्टम का एनर्जी है क्या सर? सर यार श्रवण कुछ बीच में जब कट गई आवाज, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। यस सर। सर U2 सराउंडिंग का एनर्जी और U1 सिस्टम का एनर्जी है ना सर? नो, ऐसा नहीं। U2 इज फाइनल इंटरनल एनर्जी। ओके, आप क्या एक बार लिख दोगे सर? U1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी था, तो उस पे W वर्क किया एंड Q हीट दिया। So U2 is final internal energy of the system after giving the heat and work. Okay. ओके सर। सर आप एक बार लिख दोगे सर? Okay. So हम बोल रहे हैं दिस इज फाइनल वाला। ठीक है, ये जो है ये फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड ये जो था ये इनिशियल। ओके, इनिशियल उसका इंटरनल एनर्जी U1 था और फाइनली उसका हो गया U2। तो इनिशियली उसका इंटरनल एनर्जी U1 था, W उस पर वर्क किया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन, वर्क डन ऑन सिस्टम है। इसके अलावा Q हीट दिया, ऑब्वियसली Q हीट किसको दे रहे हैं? सिस्टम को, दैट इज आल्सो प्लस साइन। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 था, उसको W वर्क किया तो इतना और एनर्जी बढ़ गया। इसके अलावा Q हीट दिया तो इतना और एनर्जी बढ़ गया। तो अभी इसका इंटरनल एनर्जी क्या आना चाहिए? इन सब का सम, एंड दैट शुड बी इक्वल टू U2। ओके, तो U2 माइनस U1 क्या आ गया? Q प्लस W आ गया। ये हम बोल सकते हैं डेल्टा U इज Q प्लस W।
यस बोलो। सर अंशुल बस एक सुनाई दिया, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं सुनाई दिया, तुमने क्या बोला? बोलो। आई थिंक तुम्हारी साइड कुछ प्रॉब्लम है, तुम चैट पर ही बताओ अपने डाउट। इंटरनल एनर्जी तो यार इट इज सम ऑफ डिफरेंट एनर्जी ना। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे गैस की बात करें मान लो, तो उस गैस के क्या क्या एनर्जी हो सकते हैं, तो जितनी भी उसकी गैस की एनर्जी होगी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा O2 जैसी गैस है तो रोटेशन भी कर रही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो वाइब्रेट भी कर सकते हैं मॉलिक्यूल, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी पोटेंशियल मतलब बहुत सारी एनर्जी आ सकती है पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी गैस की या किसी सब्सटेंस की। उन सभी एनर्जी को अगर तुम ऐड करोगे दैट इज इट इंटरनल एनर्जी। नो उससे उसका क्या मीनिंग है, मतलब मुझे समझा नहीं। उससे जो तुम बता रहे हो उससे इसका क्या लेना देना? किस चीज का पोजीशन चेंज नहीं होगा? तुम बोले तो उससे पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्या पोजीशन चेंज नहीं होगा यार? गैस तो चेंज होता रहता है ना, कंटेनर के अंदर जैसे गैस मॉलिक्यूल्स है तो मूव करते रहते हैं, तो वो एक जगह थोड़ी है। गैस स्टेट में तुमने पढ़ा ही है कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह स्टेशनरी थोड़ी है। दैट्स व्हाई हम वो यही बोलते हैं ना कि यार पर्टिकुलर पॉइंट पर हर एक चीज नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि तुरंत ही वो क्या अपनी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप की जो एनर्जी होगी तुरंत ही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम डिफरेंस निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते। जब तक हम वैल्यू निकालने जाएंगे तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा, तो उसकी एनर्जी भी थोड़ी चेंज होने लग गई होंगी। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी एनर्जी जिनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, तो सम कैसे निकाल पाएंगे? सम भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ क्वेश्चन लिखो एक। ऑन गिविंग 30 joule to the system, on giving 30 joule heat to the system, on giving 30 joule heat to the system, work done by system is 25 joule. Determine change in internal energy. Determine change in internal energy.
आया आंसर? तो देखो यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि ऑन गिविंग 30 जूल हीट टू द सिस्टम, तो हमने हीट सिस्टम को दिया है, तो बेसिकली सराउंडिंग से सिस्टम में हीट गया है, तो इट शुड बी टेकन पॉजिटिव। तो प्लस 30 जूल इज हीट। इसके अलावा डब्ल्यू जो है वो क्या होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम बोला है। द वर्क डन बाय द सिस्टम हमने क्या बोला था यार, इट इज नेगेटिव ना, तो डब्ल्यू इज -25। ओके, तो व्हाट शुड बी डेल्टा यू, इट शुड बी क्यू प्लस डब्ल्यू। So Q is 30 and W is -25. Okay, so answer is 5 joule. Okay, तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम यहाँ पर साइन रॉन्ग ले लेते हो, मतलब -25 को +25 ले लेते हो, देन आंसर 55 आ जाता है, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना। हो गया ना सबका? अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखो ये बेसिक टर्म्स हमने सारे निकाल लिए, ठीक है, सारे बेसिक टर्म्स हो गए। अब हमारे पास मेनली न्यूमेरिकल वाला पार्ट ही आएगा, तो हम अलग अलग प्रोसेस का क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू वगैरह निकालेंगे। तो क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो डिफरेंट प्रोसेस का क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू क्या होगा देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो प्रोसेस लेने वाले हैं वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है उसमें याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। ओके, यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यार डेल्टा वी क्या हो गया भाई, 0 हो गया ना। आइसोकोरिक प्रोसेस हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, तो डेल्टा वी क्या हुआ, डेल्टा वी इज 0, है ना। तो अगर डेल्टा वी 0 है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वैसे वर्क डन तो आएगा ही नहीं, बिकॉज वर्क डन जो है वो क्यों होता है, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, तो डेल्टा वी जो है वो क्या हो गया, 0। ओके, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू अपने पास हो गया 0, ठीक है, डब्ल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेल्टा यू क्या आ गया, डेल्टा यू अपने पास आ गया क्यू। ओके, तो डेल्टा यू की वैल्यू है क्यू के इक्वल। नाउ व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यू, तो क्यू अपने पास है एनसी प्रोसेस डेल्टा टी ना। चलो पहले लिख लो फिर आगे लिखाते हैं। तो डेल्टा यू आ गया अपने पास क्यू, एंड क्यू होता है एनसी प्रोसेस डेल्टा टी।
हो गया सबका? सो डेल्टा यू हमारे पास क्यू के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज क्यू? तो क्यू हमने क्या बताया क्या होता है? क्यू इज एन सी प्रोसेस डेल्टा टी ना। तो क्यू इज इक्वल टू एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। गैस के लिए ही होता है। नाउ सी प्रोसेस को हम लिख देंगे यहाँ पर सीवी। ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है ना, तो जो सी प्रोसेस है इसको हम क्या लिख देंगे? सीवी लिख देंगे। सो हियर व्हाट इज सीवी? तो सीवी इज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सीवी जो है क्या है? इट इज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यू हमारे पास आ गया एन सीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है? क्यू है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू है, तो डेल्टा यू इज ऑल्सो एन सीवी डेल्टा टी। ओके, डेल्टा यू भी हमारे पास क्या हो गया? एन सीवी डेल्टा टी हो गया। तो अब देखो, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। ओके, तो एक प्रोसेस का हमने डेल्टा यू निकाल लिया, एक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का फॉर्मूला निकाल लिया, बट ये अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज स्टेट फंक्शन है ना। तो एक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का फॉर्मूला ये आ गया है, तो हर प्रोसेस में हम डेल्टा यू का यही फॉर्मूला लगा लेंगे। ओके, सो डेल्टा यू इज स्टेट फंक्शन that is this formula of delta u can be used in all process। ठीक है, तो डेल्टा यू का ये वाला जो फॉर्मूला है हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा यू हम हर जगह, चाहे कोई भी प्रोसेस होगा, वी विल टेक एनसीवी डेल्टा टी। क्योंकि ये क्या है? स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन जो है प्रोसेस या पाथ पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन जो है या प्रोसेस, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे डेल्टा यू। अर्णव, डेल्टा यू का ये जो फॉर्मूला है, ये सारे प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। आइसोक्लोरिक नहीं, आइसोकोरिक था ये प्रोसेस का नाम। ठीक है, सो डेल्टा यू इज स्टेट फंक्शन, दैट इज दिस फॉर्मूला ऑफ डेल्टा यू कैन बी यूज्ड इन ऑल प्रोसेस। क्यू जो है वो ऑब्वियसली पाथ फंक्शन है, तो अलग अलग प्रोसेस का क्यू अलग अलग आएगा। इस प्रोसेस का क्यू एनसीवी डेल्टा टी आ रहा है, बट इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस लेंगे तो क्यू विल नॉट बी एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, उसका क्यू डिफरेंट आएगा, बट डेल्टा यू जो है वो यही रहेगा।
हो गया सबका? तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट वाला प्रोसेस ले लिया, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसके बाद हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस आएगा, देन आइसोथर्मल आएगा, एडियाबैटिक आएगा। तो 3-4 प्रोसेस और आने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस के लिए हम क्यू का अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे, बट डेल्टा यू का फॉर्मूला विल बी CV डेल्टा टी ओन। ओके, तो ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।